बिहार में लालू यादव की पार्टी में नया घमासान शुरू हो गया है। लालू यादव के बड़े बेटे ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह को जमकर खरी खोटी सुना दी। यहां तक कह दिया कि जगदानंद सिंह जैसे नेताओं की वजह से ही लालू यादव बीमार हुए। असल में आरजेडी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी अध्यक्ष अपॉइंटमेंट पर ही नेताओं और विधायकों से मुलाकात करते, जिसके बाद तेज प्रताप दंदनाते हुए आरजेडी दफ्तर पहुंचे और मीडिया के सामने जगदानंद सिंह पर बरस पड़े। गुस्सा इस बात पर भी था कि जगदानंद सिंह ने लालू यादव की रिहाई के लिए तेज प्रताप के आजादी पत्र अभियान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है। पार्टी के नेताओं और मीडिया के सामने तेज प्रताप ने पार्टी अध्यक्ष को खरी खोटी सुनाई। असल में कुछ नेताओं का आरोप है कि बगैर अपॉइंटमेंट के उनकी दफ्तर में एंट्री नहीं होती। इसके बाद तेज प्रताप अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पर फट पड़े। खुल्लम खुल्ला यहाँ तक कह दिया कि लालू यादव उनकी वजह से बीमार पड़े हैं। ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। इनके करने से पार्टी का नुकसान हुआ है। गरीब का पार्टी है, गरीब का। आज भी गरीब साथ में है। पूरे देश भर का जितना गरीब है वो आज भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसके साथ है पूरे तरीके से। बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह इन दिनों पार्टी में अनुशासन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप ने समय लेकर मुलाकात करने की उनकी पहल को सिरे से खारिज कर दिया। आप खुद देखिए, आप जाकर के यहाँ पे जो आएगा अपॉइंटमेंट लेके आएगा। ये आम जनता का पार्टी है, आम जनता का। यहाँ कोई भी आ सकता है। जाते जाते तेज प्रताप इस बात पर भी नाराजगी दिखा गए कि जगदानंद सिंह ने उनका पार्टी दफ्तर में स्वागत क्यों नहीं किया। देखिए, माननीय विधायक है, हम हसनपुर से विधायक हैं, अभी तक वो हमको रिसीव करने नहीं आए। पार्टी को बर्बाद करने में लोगों की। तेज प्रताप ने सार्वजनिक तौर पर जगदानंद सिंह को फटकारा, लेकिन इस पूरे मामले में जगदानंद सिंह ने चुप्पी साध ली है। कहा घर की बात है, बातचीत करके मसला दूर कर लेंगे। आरजेडी अध्यक्ष ने जल्दी ही लालू यादव के लिए आजादी पत्र भी लिखने की बात कही। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे राहुल गांधी ने खुद ट्रैक्टर चलाया, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि इस दौरान राहुल तेजाजी मंदिर पहुंचे, जिसकी जाट और किसान समुदाय में बड़ी अहमियत है। राजस्थान दौरे में राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब वो अजमेर पहुंचे तो रैली तक खुद ही ट्रैक्टर चलाया। सिर पर राजस्थानी पगड़ी पहने राहुल ने काफी देर तक ट्रैक्टर चलाया और सड़क पर बड़ी तादाद में खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते गए। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। ट्रॉलियों को जोड़कर बनाए गए मंच से ही सीएम गहलोत और राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। ये जो 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, इनके बारे में बात करने आया हूं। इन कानूनों के पीछे सोच क्या है, इन कानूनों का लक्ष्य क्या है। अरे मोबाइल पीछे हो जाए, फ्रेम में आ रहा है ना। तो के पीछे लक्ष्य क्या है। 3 कानून है। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है। मंच पर बैठने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वहां कुछ चारपाइयां रखी थीं, जिस पर राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत और कुछ दूसरे नेता बैठे। इस दौरान राहुल को हल भेंट किया गया। इससे पहले राहुल गांधी किशनगढ़ के पास सुरसुरा गांव में मौजूद तेजाजी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने मंदिर को घूमकर देखा और उनको देवता की तस्वीर उपहार में दी। लोक देवता तेजाजी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है और राजस्थान समेत हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश में जाट समुदाय उनको अपना आराध्य और आदर्श मानता है। तेजाजी की धार्मिक अहमियत देखते हुए राहुल गांधी का इस मंदिर में जाना जाट समुदाय और किसानों को एक तरह से मैसेज था। यहाँ पूजा अर्चना के बाद ही राहुल ने ट्रैक्टर रैली शुरू की और अजमेर के बाद नागौर के मकराना पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ और राहुल ने ऊंट गाड़ी पर चढ़कर लोगों का स्वागत किया। मकराना में राहुल के साथ साथ सचिन पायलट ने भी रैली को संबोधित किया और एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नोटबंदी के बारे में मैंने कहा था, ये गरीब
लोगों से चोरी है। आपके जेब से पैसा निकालकर सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के जेब में डाला। जीएसटी के बारे में मैंने कहा था, ये छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को, बड़े मिडिल साइज बिजनेस वालों को मारने का तरीका है, उनसे चोरी करने का तरीका है, और उनका जो धंधा है, उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है, उनसे छीनने का है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को देने का है। राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है और रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि बीजेपी ने इसे राहुल का फ्लॉप शो करार दिया। राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, जहां जहां जाते हैं वहां हमारे लिए सहूलियत पैदा करके जाते हैं, तो हमने उनके दौरे का स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस पर कई मुहावरे हैं जो फिट बैठते हैं। पौधा पाठ निकली सुइया, नाक के 3 पात, यानी जो जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज और जैसी भाषा है, उनको कांग्रेस पार्टी के लोग अवतार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के साथ कांग्रेस भी किसानों को लेकर आक्रामक है और पार्टी की कोशिश इस मुद्दे पर अपना जनाधार मजबूत करने की है। और वहीं संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी के भाषण और पीएम मोदी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी को लेकर वित्त मंत्री ने राहुल पर अपने शब्दों से प्रहार किया। I'm very scared to think probably he's becoming the doomsday man for India. और हमारे दुख की बात यही है कि ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में स्ट्रांगली पोजीशन लेकर के सरकार को कटघरे में रख के प्रश्न पूछने का रोल करने वाले ऑपोजिशन आज डूम्सडे मैन के नेतृत्व में, डूम्सडे मैन के नेतृत्व में, और डूम्सडे मैन जो रिपीटेडली अब्यूज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से और किसी भी जगह नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमत में लगातार 5वें दिन इजाफा हुआ है। भोपाल में 96 रुपए तो मुंबई में 94 रुपए प्रति लीटर कीमत पहुंच गई है। 44 जिलों में 17 बार पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश के शामली में कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। विश्व रेडियो दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रेडियो सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का शानदार माध्यम है। अभिनेत्री दिया मिर्जा 15 फरवरी को दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। दिया अपने बॉयफ्रेंड वैभव रेखी के साथ शादी करेंगी। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई। विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा सही समय में आने पर मिल जाएगा। इसे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले अमित शाह कश्मीर और 370 को लेकर कांग्रेस पर खूब बरसे। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सरकार से पिछले 17 महीनों का हिसाब पूछ लिया था। विधेयक लाया गया था तो ये बात कही गई थी कि उससे अमन शांति होगी, उससे देश में विकास होगा, जम्मू कश्मीर में दूध और मधु की नदियां बहेंगी। पर पिछले 17 महीनों में जो हुआ है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं आपको सिर्फ 5 आंकड़े देना चाहता हूं जो इस चीज को प्रमाणित करते हैं। 2004 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में 550 सीज फायर वायलेशन हुए। 19 जून 2018 को जब बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया और वहां पे पहले गवर्नर रूल, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज लगा, तो 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए।
पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे। हम जरूर देंगे, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है। आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? बेरोजगारी दर रहे वो 16.2% है, देश में दूसरे नंबर के ऊपर है। जो स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में वो अगस्त 2019 से लेकर 14 मार्च 2020 तक, कोविड आने से पहले 202 दिन तक बंद रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किस तरह का विकास है, ये किस तरह का की अमन शांति है, ये किस तरह का आप वहां पे माहौल बना रहे हैं। ने विकास की काफी सारी बातें करी और मैं भी करना चाहता हूं कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीर दाखिला दे, गृह मंत्री दे। तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं, ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने की। कांग्रेस के अलावा अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी को भी कड़ा जवाब दिया जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले को धर्म के एंगल से देखते हुए सवाल पूछा। रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर केडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इज़हार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मुबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। तीसरी बात यह है कि सर, एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं? ओवैसी जी, आप मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करते, क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता। किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन पिछले 80 दिनों से चल रहा है। न तो बातचीत हो रही है और न ही किसान पीछे हटने को तैयार हैं, बल्कि अब आंदोलन को तेज करने की रणनीति बन रही है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाताओं ने। आंदोलन जारी है और सीधा आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहला बैरिकेड है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के साथ स्पेशल फोर्सेस भी मौजूद हैं और लगातार दिल्ली पुलिस 24 घंटे निगरानी कर रही है तीनों बॉर्डर की, चाहे वो सिंगू हो, टिकरी हो या गाजीपुर बॉर्डर हो। और किसान आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में महापंचायत की जा रही है, चाहे वो राकेश टिकैत कर रहे हैं या संयुक्त किसान मोर्चा भी कर रहा है। और शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि करीबन 10,000 किसान जो है वो शामिल हुए थे महापंचायत में और आने वाले वक्त में हर जो स्टेट में, हर जिलों में महापंचायत की जाएगी, जिससे कि आंदोलन और भी मजबूत हो। किसान संगठनों का साफ तरीके से कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून बिल पूरी तरीके से वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो बॉर्डर पे जमे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। और वहीं एक आप देख सकते हैं कि जो फोकस शिफ्ट हुआ है, क्योंकि पहले जो 32 किसान संगठन थे पंजाब से, वो ज्यादातर डिसीजन और प्लानिंग कर रहे थे पूरे आंदोलन को लेके, और अभी गुरनाम सिंह चंदूनी जो कि हरियाणा से हैं, राकेश टिकैत जो कि यूपी से हैं, तो पूरा फोकस अभी यूपी और हरियाणा के किसान संगठनों पे है, क्योंकि ज्यादातर डिसीजन मेकिंग अभी जो किसान नेता है जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है
वो कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर क्योंकि मैं मौजूद हूं, तो पहले आपको तस्वीरें एक बार दिखाऊं किसान आंदोलन की कि अब 80वें दिन चल क्या रहा है। आप देखिए, जब हम रोज आपको यहाँ तस्वीर दिखाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको जरूर नजर आता है। कभी संख्या किसानों की बढ़ जाती है, कभी ट्रैक्टर्स की बढ़ जाती है, कभी वो घट जाती है। यहाँ देखिए, मैं तो दिखाऊं, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी है। आपको जो पुलिस है वो काफी नजर आएगी। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह जादौन जी, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैंने भी कहा कि ऐसी चीजें आ रही हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या घट गई है, इस तरह की बातें आ रही हैं। 80वें दिन, क्या आपकी प्रतिक्रिया? अब किस कैमरे को संख्या कम दिख रही है ये तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन संख्या हमारी घटी कभी नहीं, संख्या बढ़ी है, विस्तार लंबे में है। सुबह के टाइम पे स्वाभाविक है लोग अपनी क्रियाओं में लग जाते हैं, दोपहर और शाम के टाइम आप खुद ही देखते होंगे संख्या की क्या स्थिति बनती है। संख्या नहीं घट रही कतई, संख्या मजबूती से बढ़ रही है। कार्यक्रम चलते रहते हैं, कई महापंचायतें हुई हैं, उनमें भी हमारे पदाधिकारी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संख्या अपनी हमारी बिल्कुल प्रॉपर है। किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि कृषि कानून वापस होने तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। इस बीच न तो पंच बदलेगा और न ही मंच बदलेगा। राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। पंच भी वही रहेगा, मंच भी वही रहेगा, थोड़ा मतलब हम समझना। मंच का मतलब है कि हमारा सिंघू बॉर्डर पे इस का मंच है वो भी वही रहेगा, और पंच का मतलब है जो हमारी कमेटी है, जो 40 लोगों की कमेटी है, वो भी वही रहेगी। जो पहले थी वही कमेटी आज रहेगी। मंच भी हमारा वही रहेगा और पंच भी हमारे वही रहेंगे, ये इसका मतलब। लेकिन आपको एक बात नहीं लग रही कि जिस तरह से दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अलग अलग बातें कही जा रही है। चढ़ूनी साहब कहते हैं कि नहीं, 2 अक्टूबर तक तो चल ही नहीं सकता आंदोलन, आपने कहा 2 अक्टूबर तक चलेगा, ये हास्यास्पद है। 2 अक्टूबर का यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है। जब किसान क्रांति यात्रा आई 2 अक्टूबर 18 में, तो यही यात्रा आई थी और यहाँ पे ही उसके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, ये सब चीजें यहाँ पे हुई थी। 2 अक्टूबर को यहाँ पे प्रोग्राम होता है, इस साल भी 2 अक्टूबर को होगा। अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो 2 अक्टूबर का हो जाएगा, नहीं होगा बीच में सरकार बात कर लेगी तो वो प्रोग्राम तो कंटिन्यू फिर होता है। तो उसका संबंध ये था। हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, थोड़ा इसका मतलब। हल चलाने वाला जो खेत में अनाज उपजाता है, खेत में हल चलाता है, वो अब अधिकारियों के सरकारों के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा। आपस का मतलब नहीं कि आपस में नहीं जोड़ेगा, आपस में करेगा, परिणाम करेगा, लेकिन अधिकारी और सरकार के सामने हम हाथ नहीं जोड़ेगा, हक से अपना हक मांगेगा। कनाडा से एक बात आई है जो कहीं ना कहीं अब ये तमाम चीजें चल रही हैं कि पहले कनाडा की सरकार कुछ और सोच रही थी, अब ये कह रहे हैं कि जो भारत सरकार है उसकी तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने पहल की है लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्या कहना है आपका, पहले और अब में ये बदलाव क्यों नजर आ रहा है कनाडा की? अब पता नहीं, इंटरनेशनल वो पॉलिसी है, वो तो भारत सरकार उस पर वो करे। तो यहाँ पे हम जो समाधान हमारा होगा वो भारत सरकार से और किसानों के बीच में होगा, जो मजदूर है यहाँ का उसका बीच में होगा। ये आम जनता की लड़ाई है, हम बैठ के इसको सोल्व करेंगे इसको। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से नजरबंदी का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से सरकार पर उन्हें नजरबंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फर्जी मुठभेड़ में कथित तौर पर मारे गए अतहर मुश्ताक के परिवार से मिलने की कोशिश के बीच मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार कर लिया है। राथर पर पिछले साल बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं और एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। हरियाणा में रोहतक के जाट कॉलेज में कुश्ती कोच सुखविंदर सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग कर 3 कोच और एक महिला पहलवान समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पंजाब के मोगा में अभिनेता सोनू सूद ने आगे बढ़कर एक बार फिर जरूरतमंद लोगों की मदद की है। इस बार उन्होंने 8 लोगों को ई-रिक्शा दिया। पंजाब में फिरोजपुर के हुसैनीवाला भारत पाक बॉर्डर जीरो लाइन पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को लहराया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी समेत कई लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से साइमा उबैद ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। साइमा श्रीनगर में ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। मिदनापुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने परिवर्तन यात्रा को संबोधित किया। राज्य में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा चल रही है, जिसे अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेता आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। यात्रा शुरू হয়েছে। आज মেদিনীপুর থেকে সেই যাত্রা বেরিয়েছে। এর একটাই উদ্দেশ্য পশ্চিমবাংলার যে অপশাসন,
দুর্নীতির হিংসা রাজত্ব চলছে তার পরিবর্তন করে বাংলার সার্বিক পরিবর্তন। और वहीं दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने रोड शो किया। ममता बनर्जी को इस इलाके में बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलने की बात कही जा रही है, लिहाजा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी यहां पैठ बनाने में जुटे। टीएमसी के रोड शो में बड़ी तादाद में समर्थकों ने हिस्सा लिया और इस शक्ति प्रदर्शन से एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की। अभिषेक बनर्जी ने, आप देखिए तस्वीरों में, कि शक्ति प्रदर्शन किया है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है, इसी को देखते हुए अब टीएमसी भी काफी एक्टिव हो गई है। अभिषेक बनर्जी प्रचार के लिए आगे बढ़े। इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी ज्वाइन करने के संकेत दिए हैं, लेकिन अभी वो खुलकर इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि उनसे संसद में पीएम और गृह मंत्री को गाली देने के लिए कहा गया। क्यों ऐसी घोषणा करनी पड़ी? देखिए, हमने जो कल राज्यसभा में कहा वही है, उससे ना तो कुछ कम है ना तो कुछ ज्यादा है। मैंने अपने जो मेरे अंतःकरण की बात थी वही हमने सामने रखी। तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मगर उस कोशिशों में हम सफल नहीं रहे जहाँ तक पार्टी का सवाल है। जो पार्टी हमने खुद बनाई थी, तो उसी लिए अंत में जाकर कल सुबह जब हम उठे थे तो मेरा अंदाजा नहीं था कि हम दोपहर को ये करने वाले हैं। ऊपर वाले की कोई संकेत मिलता है, वो एक घड़ी आती है, वो कर लिया। सर, आपने कहा कि घुटन महसूस हो रही थी पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से हिंसा का माहौल बन गया था चुनावों के ठीक पहले। आपने सर, आपको क्या वाकई ऐसा लग रहा था कि घुटन महसूस हो रही? वही हमने कहा ना कि जो हमको करना चाहिए था वो हमने किया।